नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम में से कई लोग कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ पाते हैं। वो है अति सोच यानी ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। दिमाग का जैसे एक ही ख्याल पर अटक जाना या हर छोटी बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना। बिल्कुल। और ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक तरह की मानसिक आदत है जहां हम जानकारी को इस तरह प्रोसेस करते हैं कि अक्सर चिंता और एक नकारात्मकता बढ़ती जाती है। हाँ, और फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी चक्रव्यूह को समझने और इससे निकलने के रास्तों पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमने कुछ स्रोत सामग्री देखी है, एक किताब के अंश हैं जो इसी विषय पर फोकस करते हैं। तो हमारा मकसद है कि वहां से मिले विचारों को थोड़ा खंगालें और देखें कि अति सोच के इस जाल से बाहर आने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सही। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आसान सा काम भी मुश्किल लगने लगे क्योंकि दिमाग में 100 तरह के अगर मगर चल रहे हों? शायद यही ओवरथिंकिंग है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि स्रोत इसे परिभाषित कैसे करता है। मूल रूप से अति सोच का मतलब है किसी स्थिति या समस्या के बारे में जरूरत से मतलब कहीं ज्यादा सोचना। जरूरत से ज्यादा। हाँ, इतना ज्यादा कि वो सोच मदद करने के बजाय रुकावट बनने लगे। ये भावनात्मक रूप से बहुत थका देता है और अक्सर हमें समाधान के बजाय वो समस्याओं पर ही केंद्रित रखता है। इसमें एक दिलचस्प विचार कंपार्टमेंटलाइजेशन का भी है, मैंने पढ़ा। हाँ, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब तनाव या मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए हम मानसिक रूप से उन्हें एक डिब्बे में बंद करके अलग रख देते हैं। जैसे किसी निजी दुख को भुलाने के लिए खुद को पूरी तरह काम में झोंक देना। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ऊपर से तो लगता है कि हम सामना कर रहे हैं, पर असल में ये टालम टोल है ना, समाधान नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह का एस्केप है। तो ये समझना जरूरी है कि हम इस जाल में फंसते क्यों हैं। स्रोत कई वजहें बताता है। एक बड़ा कारण है सामाजिक उम्मीदें। प्रेशर। हाँ, खासकर हमारे काम और पढ़ाई को लेकर समाज ने जैसे एक टाइमलाइन सी बना दी है। इस उम्र तक पढ़ाई, फिर करियर, फिर रिटायरमेंट। हाँ, एक सीधी लकीर। और इस रेस में लगातार दूसरों से तुलना होती रहती है। किसकी नौकरी बेहतर है, कौन ज्यादा सफल है। ये तुलना अक्सर मन में एक कमी का एहसास, एक अपर्याप्तता की भावना पैदा करती है। और यही तुलना रिश्तों में भी घुस जाती है, नहीं? हम अक्सर अपने रोमांटिक रिश्तों को फिल्मों या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाले परफेक्ट रिश्तों से तौलने लगते हैं। बिल्कुल, और नतीजा ईर्ष्या, असुरक्षा और अपने साथी या रिश्ते को कम आंकना। जबकि सच तो यह है कि हर रिश्ता अपनी जगह अनोखा है। सही बात है। उसकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। एक और गहरा कारण है हमारे अतीत के अनुभव, खासकर कोई भावनात्मक चोट या ट्रॉमा। कोई पुराना दर्दनाक वाकया हमारे आज के सोचने के तरीके पर हावी हो सकता है, जिससे एक स्थायी चिंता सी बन जाती है। जैसे अगर किसी के साथ कोई सड़क दुर्घटना हुई हो सकता है हर बार गाड़ी में बैठते वक्त एक अनजाना डर उन्हें घेर ले। हाँ, वो डर बैठ जाता है। यहाँ विचार दमन या थॉट सप्रेशन की बात भी आती है। हम बुरी यादों को दबाने की कोशिश करते हैं, पर वो सतह के नीचे रहकर हमारे फैसलों और भावनाओं को प्रभावित करती रहती हैं। और आज के दौर में सोशल मीडिया, इसका रोल तो शायद बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बड़ा रोल है। एक तो इसकी लत लगने का खतरा। हाँ। दूसरा, वहां दिखने वाली दूसरों की चमचमाती एडिट की हुई जिंदगियों से अपनी साधारण सी जिंदगी की तुलना। उफ, वो तो अंतहीन है। ये ईर्ष्या और आत्मसंदेह का एक अंतहीन सिलसिला शुरू कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सारे कारण मिलकर हमें एक और बड़ी समस्या की ओर धकेलते हैं, सूचना का अत्यधिक बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, ये तो रोजमर्रा का अनुभव है। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग, लगातार आते न्यूज अलर्ट, ईमेल का ढेर, जानकारी की ये बाढ़ हमें मानसिक रूप से थका देती है। बिल्कुल, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं। हाँ, कभी घंटों इंटरनेट पर बिताने के बाद ऐसा लगा है कैसे दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया हो। श्रोता इसी बर्नआउट की बात करता है, और वो फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस, हाँ, वो छोटी सी खुशी, उनसे मिलने वाले वो छोटी सी खुशी भी धीरे धीरे लत बन सकती है, बन जाती है। और इसका सीधा असर हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। कैसे? जब दिमाग इतनी सारी जानकारी से भरा हो तो सही और गलत में फर्क करना या शांत दिमाग से कोई फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। एक मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सर्वे का जिक्र है कि औसतन दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति अपना करीब 25% समय सिर्फ ईमेल पढ़ने और जवाब देने में बिताता है। 25%? हाँ, सोचिए कितना वक्त और मानसिक ऊर्जा इसमें जाती है।
बहुत ज्यादा। और इन आता है मल्टीटास्किंग का मिथक। हमें लगता है हम एक साथ कई काम कर रहे हैं ना। हाँ, सबको लगता है। पर असल में हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है। बिल्कुल, स्विचिंग। नतीजा, गलतियां ज्यादा होती हैं, किसी भी काम में गहराई नहीं आ पाती और हम जल्दी थक जाते हैं। स्रोत में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कॉफी शॉप के कर्मचारी से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक। हाँ, वो बताते हैं कि ये लगातार स्विचिंग कितनी तनावपूर्ण और जोखिम भरी हो सकती है। और रिश्तों के मामले में भी ये सूचना का बोझ, ये गलत फैसलों की वजह बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम मीडिया में देखे गए किसी काल्पनिक आदर्श साथी या रिश्ते के पैमाने पर अपने असल जीवन के साथी या रिश्ते को परखने लगें तो निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि वो पैमाना ही असलियत से परे है। सही बात, वो पैमाना रियल नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस सूचना के बोझ और मल्टीटास्किंग के जाल से कैसे निकलें। स्रोत कुछ व्यावहारिक रास्ते सुझाता है। हाँ, कुछ उपाय हैं। जाने वाली गतिविधियों के लिए वक्त निकालें। ये तो बहुत जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स। दूसरा, मल्टीटास्किंग को कम करें। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। काम की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर फोकस करें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तीसरा, जब किसी से बात कर रहे हो तो फोन को दूर रखें ताकि सच में संवाद हो सके। प्रेजेंट रहना। चौथा, काम के बीच छोटे ब्रेक लें, थोड़ा टहले। और पांचवा, जो भी खबरें या जानकारी आप तक पहुंच रही है उसे आंख बंद करके ना माने, थोड़ा सोचें उस पर। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। ये तो हुई बाहरी दुनिया से आने वाली जानकारी और अव्यवस्था को संभालने की बात। हाँ, एक्सटर्नल क्लटर। लेकिन अक्सर असली लड़ाई तो हमारे मन के अंदर चल रही होती है। बिल्कुल, इनर वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं अपने मन को व्यवस्थित करने की, जिसे स्रोत डीक्लटरिंग द माइंड कहता है। मन की सफाई। एक उलझा हुआ अव्यवस्थित मन हमें अकेला महसूस करा सकता है, हमसे गलत फैसले करवा सकता है और जिंदगी के कई अच्छे मौके हमसे छीन सकता है। हाँ, ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और इस अंदरूनी बेचैनी से निपटने के लिए लोग अक्सर नुकसानदेह रास्ते अपना लेते हैं। शराब, ड्रग्स या घंटों टीवी देखकर सब कुछ भुलाने की कोशिश। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म जो असल में हेल्प नहीं करते। पर ये सब सिर्फ अस्थायी तौर पर ध्यान भटकाते हैं, समस्या की जड़ को खत्म नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो मन को साफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला कदम है अपने अंदर उठने वाले गैर जरूरी और नकारात्मक विचारों को पहचानना, उन्हें नोटिस करना। हाँ, अवेयरनेस। शायद उन्हें कहीं लिख लेना मददगार हो सकता है। लिखने से क्लैरिटी आती है। हाँ। दूसरा, जब आप ऐसे किसी नकारात्मक विचार को पहचान लें तो उसकी प्रक्रिया को बीच में ही रोकें, उसे बाधित करें। इंटरप्ट करें। कैसे? उससे सवाल पूछें, क्या ये वाकई सच है? क्या इसका कोई और पहलू भी है? या उसे किसी सकारात्मक, ज्यादा यथार्थवादी विचार से बदलें। जैसे अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ रहा है तो जानबूझकर उस व्यक्ति की अच्छी बातों या अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। मतलब एक्टिवली उसे काउंटर करना। बिल्कुल, एक्टिवली। और जो विचार सिर्फ फिजूल के हैं, जिनसे कोई फायदा नहीं, उन्हें बस जाने दें, उन पर ज्यादा ध्यान न दें। हाँ, उन्हें ज्यादा तवज्जो ना दें। और यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी का विचार बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है। जब हम जानबूझकर सकारात्मक विचार चुनते हैं और उन्हें दोहराते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग में नए मजबूत रास्ते बना रहे होते हैं। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है ना, कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कर सकते हैं। और जब हम नकारात्मक विचारों की इस भीड़ को हटाते हैं तो मन में एक खाली जगह बनती है। स्पेस। अब सवाल है कि इस खाली जगह को किससे भरें? स्रोत कहता है अपने असली जुनून, अपनी सच्ची दिलचस्पी या जीवन के उद्देश्य से। पैशन या पर्पस। लेकिन उसे ढूंढे कैसे? इसके लिए एक तरीका सुझाया गया है कि अपने बचपन की खुशियों को याद करें। बचपन की खुशियां। हाँ, वो कौन सी चीजें थीं, कोई खेल, कोई शौक, कोई कला, जिसे करने में आपको बेइंतहा मजा आता था, आप समय भूल जाते थे। उस एहसास को दोबारा महसूस करने की कोशिश करें। अच्छा। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम खेलना या मजे करना छोड़ दें। स्रोत हमें उन खोई हुई खुशियों को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो एक तरह से अपने अंदर के बच्चे से फिर जुड़ना। हाँ, बिल्कुल। एक छोटा सा अभ्यास करें। बचपन की उन पसंदीदा चीजों की लिस्ट बनाएं, फिर देखें कि उनमें से कौन सी एक या दो चीजें आप आज भी कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा समय निकालें। हाँ, और इसे एक और काम की तरह ना देखें, बल्कि आनंद के लिए करें, मजे के लिए। बिल्कुल। ये बात एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। क्या हमारे आसपास के माहौल का, हमारे बाहरी वातावरण का भी हमारे मन पर असर पड़ता है? स्रोत का जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। गहरा असर पड़ता है। कैसे? एक बिखरा हुआ, अव्यवस्थित घर
अक्सर एक उलझे हुए मन का ही आईना होता है। यहाँ तक कि जमाखोरी मतलब होर्डिंग जैसी आदत का भी संबंध गहरे भावनात्मक आघात से हो सकता है। ओहो, तो अपने बाहरी माहौल को कैसे व्यवस्थित करें? तरीका वही है जो मन को साफ करने का था, धीरे धीरे एक एक कदम। बेबी स्टेप्स। हाँ, एक कमरे से शुरू करें, वहां मौजूद सामान को 3 हिस्सों में बांटें। दान करने के लिए, फेंकने के लिए और रखने या व्यवस्थित करने के लिए। सॉर्टिंग। फिर उस जगह की अच्छी तरह सफाई करें और अंत में बची हुई चीजों को सलीके से जमा दें। सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में शायद। हाँ, वक्त लगता है पर असरदार है। और इसी से जुड़ा है मिनिमलिज्म का विचार। मिनिमलिज्म, कम सामान में जीना। हाँ, यानी सिर्फ उतनी ही चीजें रखना जिनकी सच में जरूरत है। ये सिर्फ सामान कम करना नहीं है, बल्कि भौतिक चीजों की पकड़ से खुद को आजाद करना है, ताकि मानसिक शांति और स्पष्टता मिल सके। टाइनी होम्स का चलन इसी सोच का एक उदाहरण है। संदेश साफ है, असली खुशी चीजें खरीदने से नहीं मिलती। ठीक है, तो हमने मन और माहौल दोनों को साफ करने की बात की। अब अगला कदम है पुरानी बुरी आदतों की जगह नई अच्छी आदतें बनाना। हाँ, पॉजिटिव हैबिट्स। स्रोत रिश्तों को प्राथमिकता देने पर बहुत जोर देता है। ह्यूमन कनेक्शन। आज के दौर में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एक कोशिश करें, कभी फोन नीचे रखकर आसपास के लोगों से, यहाँ तक कि अजनबियों से भी थोड़ी बात करें। अपने दोस्तों और परिवार के लिए सच में समय निकालें, सिर्फ मैसेज या कॉल पर नहीं। क्वालिटी टाइम। हाँ, और जर्नलिंग यानी नियमित रूप से अपने विचार और भावनाएं लिखना, इसे जारी रखने की बात भी है। बिल्कुल, जर्नलिंग एक और शक्तिशाली आदत है। इससे आप अपनी प्रगति देख सकते हैं, खुद के प्रति जवाबदेह रहते हैं और ये आपको प्रेरित भी कर सकता है। उसमें आभारी होने वाली बातें भी लिख सकते हैं। हाँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत फायदेमंद है। और कौन सी अच्छी आदतें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? स्वस्थ भोजन एक अहम हिस्सा है, लेकिन एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। छोटे कदम उठाएं, जैसे धीरे धीरे चीनी कम करना। सस्टेनेबल चेंज। हाँ, किसी भी फैट डाइट के पीछे भागने से बचें। चाहे तो एक डायरी में लिखें कि आप क्या खा रहे हैं। इससे आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। फूड जर्नल। व्यायाम के लिए भी यही नजरिया अपनाएं। अपनी शारीरिक क्षमता को समझें और छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि जिम ही जाना पड़े, घर पर भी हो सकता है। घर पर भी कई तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं। ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें आपको मजा आए, ताकि आप उसे लंबे समय तक जारी रख सकें। हाँ, एंजॉयमेंट जरूरी है, और सबसे जरूरी अपने लिए समय निकालना, मी टाइम। बिल्कुल, नियमित रूप से ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको सुकून मिले, आपकी थकान उतरे। ये कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, संगीत सुनना, ध्यान करना या बस कुछ देर शांत बैठना। और खाना इनाम नहीं होना चाहिए, ये बात भी कही गई है। सही, भोजन कभी भी तनाव कम करने का इनाम नहीं होना चाहिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए टू डू लिस्ट। हाँ, वो मददगार हो सकती है, लेकिन उसमें प्राथमिकता तय करना सीखें। हर काम जरूरी नहीं होता। मतलब ना कहना सीखना। बिल्कुल, उन चीजों के लिए ना कहना सीखें जो आपकी ऊर्जा लेती हैं, लेकिन आपको कुछ खास देती नहीं। और मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। परफेक्शनिज्म छोड़ना होगा। हाँ, हमें सब कुछ अकेले और परफेक्ट तरीके से करने की जरूरत नहीं है। और आभार व्यक्त करने की आदत डालें। ग्रेटिट्यूड। हर रोज कुछ पल निकालकर सोचें कि आपके जीवन में क्या अच्छा है, किन छोटी बड़ी चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपको वर्तमान क्षण में लाता है और नकारात्मकता को कम करता है। अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ एक और मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी काम है अपने जीवन से नकारात्मक प्रभावों को हटाना। हाँ, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, पर जरूरी है। सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि ये नकारात्मक प्रभाव हैं क्या। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आदत या कोई परिस्थिति। सही। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त का व्यवहार आपकी सकारात्मकता या प्रगति में बाधा बन रहा है, तो स्रोत सलाह देता है कि उनसे खुलकर पर सम्मान के साथ बात करें। हाँ, कम्युनिकेशन जरूरी है। हो सकता है वो समझ जाएं और आपका साथ दें। और अगर ना समझें, पर अगर ऐसा नहीं होता, तो कभी कभी अपनी भलाई के लिए सीमाएं तय करना, बाउंड्री सेट करना जरूरी हो जाता है। अपने प्रियजनों या जीवन साथी के साथ ऐसी बातचीत तो और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। यहाँ ईमानदार और स्पष्ट संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि कौन सी समस्याएं बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं और कौन सी स्थितियां सच में हमारे लिए हानिकारक या टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक सिचुएशन को पहचानना। और अगर जरूरत महसूस हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने से झिझकना नहीं चाहिए। बिल्कुल।
अन्य नकारात्मक प्रभावों में खान-पान की बुरी आदतें या किसी तरह का नशा शामिल हो सकता है। हाँ, इनसे निपटने के लिए भी छोटे व्यावहारिक कदम उठाने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर ऑफिस में मीठा खाने की आदत है तो शायद उस रास्ते से ना गुजरें जहां वेंडिंग मशीन रखी हो। माहौल में छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। एनवायरनमेंट चेंज। मीडिया और विज्ञापनों का हम पर गहरा असर होता है, अक्सर नकारात्मक। हाँ, वो तुलना वाला फैक्टर। वे हमें लगातार चीजें खरीदने और दूसरों से तुलना करने के लिए उकसाते हैं। इनके प्रभाव को सीमित करना जरूरी है। अपने सोशल मीडिया फीड को ध्यान से चुनें, उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको कमतर महसूस कराते हैं। क्यूरेट योर फीड। हाँ, और दूसरों की सलाह सुनना ठीक है, पर उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना आपकी अपनी सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। अपनी सोच डेवलप करना, अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करना महत्वपूर्ण है। और अंत में अपनी नौकरी या करियर की स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या आपका काम आपकी सारी ऊर्जा निचोड़ लेता है? क्या वो आपको सच में खुशी या संतोष देता है? जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी ऐसे काम में बिताने के लिए जिससे आपको नफरत हो। क्या बदलाव संभव है? इस पर विचार करना जरूरी है। जब हम इन बाहरी और अंदरूनी नकारात्मक प्रभावों को कम कर लेते हैं और अच्छी आदतें बना लेते हैं, तब कुछ और शक्तिशाली कौशल आते हैं जो हमें अति सोच से लड़ने में मदद करते हैं। हाँ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। माइंडफुलनेस यानी सजगता। इसका सीधा सा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना किसी भटकाव के। बीइंग प्रेजेंट। ये सिर्फ ध्यान देना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है। इसके फायदे: मन में स्पष्टता आती है, चीजों को संभालने की क्षमता महसूस होती है, एक उम्मीद जगती है, और हम अपने आज की छोटी छोटी चीजों की भी कदर करने लगते हैं। हाँ, इसका अभ्यास कैसे करें? प्रकृति में समय बिताएं, कहीं शांत बैठ जाएं, गहरी सांस लें, अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें। क्या सुनाई दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है, बस निरीक्षण करें, कोई फैसला या मूल्यांकन किए बिना। जजमेंट के बिना। हाँ, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। और ध्यान, मेडिटेशन, ये सजगता से कैसे जुड़ा है? ये बहुत करीबी से जुड़े हैं। ध्यान को आप एक तय समय पर औपचारिक तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में ही ध्यान के तत्वों को शामिल कर सकते हैं। जैसे ज़ेन परंपरा का एक दृष्टिकोण है कि विचारों को आने दें, उन्हें स्वीकार करें, पर उनसे चिपके नहीं, उन्हें बादल की तरह गुजर जाने दें और अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण पर ले आएं। विचारों को बहने देना। हाँ, ये समझना कि सब कुछ अस्थायी है। अस्थिरता हमें विचारों से ज्यादा जुड़ने से रोकता है। ध्यान के कई रूप हैं, जैसे डांस मेडिटेशन या वॉकिंग मेडिटेशन। अच्छा, और फिर है सकारात्मक सोच। ये सिर्फ नकारात्मक विचारों का जवाब देना नहीं है। नहीं, ये उससे आगे है। ये जानबूझकर अपने मन में सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करना है। स्रोत यहाँ आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी जिक्र करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करते हुए खुद की कल्पना करना, मतलब विजुअलाइजेशन, इसमें मदद कर सकता है। स्क्रूज की कहानी याद है, कैसे उसकी नकारात्मकता ने उसे अकेला और दुखी बना दिया था, जबकि सकारात्मक नजरिया जीवन में नए दरवाजे खोल सकता है। बिल्कुल, और इन सब के साथ एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियाद की तरह है, वो है अच्छी नींद। नींद बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। बिल्कुल, अति सोच और नींद का रिश्ता दो तरफा है। ज्यादा सोचने से नींद नहीं आती, और नींद पूरी ना हो तो सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे और ज्यादा चिंता होती है। एक दुष्चक्र। हाँ, नींद की कमी का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं है। इससे हमारे फैसले लेने की क्षमता घटती है, हमारी सतर्कता कम होती है। गाड़ी चलाते समय ये खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक, और लंबे समय में ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। तो नींद जरूरी क्यों है, मतलब बायोलॉजिकली? हमारे शरीर की एक अपनी लय होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये हमारी 24 घंटे की आंतरिक घड़ी है। बॉडी क्लॉक। हाँ, बॉडी क्लॉक यही तय करती है कि हमें कब नींद आएगी, मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव से, और कब हम सबसे ज्यादा चुस्त महसूस करेंगे। इस प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाकर चलना बहुत जरूरी है। देर रात तक जागना इसे बिगाड़ देता है। बिल्कुल, खासकर स्क्रीन के सामने। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता। स्रोत बताता है कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर में जमा हुए कचरे, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को साफ करता है। ब्रेन क्लीनिंग मत करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सीखी हुई बातों
और यादों को मजबूत करता है, कंसोलिडेट करता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि किसी मुश्किल समस्या पर सोने के बाद सोचने से हल मिल जाता है। स्लीप ऑन इट। हाँ, ये कहावत है। तो अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो ये देखें कि आप असल में कितना और कैसा सो रहे हैं, ट्रैक करें। पैटर्न को समझना। हाँ, रात को सोने से कुछ घंटे पहले भारी भोजन या कैफीन लेना बंद करें। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। वहां लेटकर पढ़ना, फोन चलाना या टीवी देखना बंद करें। बेड मतलब सिर्फ नींद। एग्जैक्टली। सोने से पहले कुछ आरामदायक रूटीन बनाएं, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, ध्यान, कोई शांत संगीत सुनना या बस कुछ देर अपने साथ बिताना, मी टाइम। ठीक है, तो आज हमने अति सोच की जड़ें समझने से लेकर सूचना के बोझ से निपटने, अपने मन और माहौल को साफ करने, अच्छी आदतें अपनाने, सजगता और ध्यान का अभ्यास करने और अच्छी नींद के महत्व को समझने तक का एक काफी गहरा सफर तय किया। हाँ, काफी कुछ कवर किया। सार यही है कि अति सोच कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, बदला जा सकता है। जरूरत है तो बस निरंतरता और पक्के इरादे की। कोई भी इस सोच की जाल का गुलाम बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सारी रणनीतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका सबके लिए काम करेगा या एक बार कुछ करने से सब ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को बेहतर समझने और संभालने का एक सफर। स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी विचार शायद ये हो सकता है, जब हम अपने अंदरूनी और बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करते हैं, तो क्या इससे न सिर्फ हमें व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया में भी ज्यादा सकारात्मक तरीके से योगदान करने लायक बन पाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि खुद को ठीक करने से दुनिया पर भी असर पड़ता है। हाँ, ऐसे शायद ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।